नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पहले प्रस्तुत है आज की कुछ खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज गाजियाबाद के साहिबाद क्षेत्र में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम के लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही वोटर महाअभियान का भी आयोजन किया गया। साहिबाद के कृष्णाजी कॉलेज के सभागार में भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया थे। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा अपनी ओर से 2019 के लोकसभा चुनाव का इतिहास दोहराने की पूरी तैयारी में है। इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए भाजपा ने मतदाता जागरूकता अभियान और वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए पार्षद से लेकर विधायक तक की जिम्मेदारी दी गई। कौन कितने लोग लेकर पहुंचेगा, इस पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को वसुंधरा में रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने कार्यशाला के माध्यम से भी मतदाताओं को जोड़ने की तैयारी की है। 25 और 26 तारीख को सभी मंडलों में कार्यशाला होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम ने सभी जोन में सफाई अभियान चलाया है। कविनगर जोन में विशेष अभियान चला। यहां जिन दुकानदारों ने सफाई व्यवस्था नहीं की थी या प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल करते पाए गए, उन पर जुर्माना भी लगाया गया। गाजियाबाद नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से अभियान शुरू कर दिया है। आज सभी जोन में अधिकारी सड़क पर उतरे। कविनगर जोन में आरडीसी में विशेष अभियान चलाया गया। यहां जिन दुकानों पर सफाई व्यवस्था नहीं मिली या प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग होता हुआ मिला, उन पर जुर्माना लगाया गया। नगरायुक्त महोदय के आदेश से, प्रमुख सचिव महोदय के आदेश से जो है पॉलीथीन पर कार्यक्रम चल रहा है। पॉलीथीन जो प्रतिबंध है उस पर जो है चालान की कार्रवाई हो रही है, जुर्माना उसमें 5 जोनों में कार्यक्रम चल रहा है। कितने दिन तक चलेगा जी? ये लगातार चलता रहेगा। जो भी पकड़ा जाएगा उस पर जुर्माना नियमानुसार की जाएगी। आने वाले त्योहारों से पहले गाजियाबाद नगर निगम शहर को साफ रखना चाहता है, इसलिए खुद नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस संबंध में रोज बैठकें होती हैं और रात में नगर आयुक्त भी जायजा लेने निकल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद हॉकी एसोसिएशन ने जिला प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी। पहले दिन 6 मैच खेले गए। इसमें जेकेजी शंभुदयाल ठाकुर द्वारा गर्ल्स स्कूल प्लेटिनम वैली ने जीत दर्ज की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जनहित गारंटी अधिनियम के तहत समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राकेश कुमार सिंह खुद शामिल हुए। पिछले कुछ समाधान दिवस में लोगों ने कम रुचि दिखाई थी, लेकिन आज काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। गाजियाबाद साइबर सेल और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 लाख रुपए, 7 मोबाइल फ़ोन, 47 डेबिट कार्ड बरामद किए गए। इसमें क्या हुआ था कि हर्बल प्रोडक्ट बेचने के नाम पे, बिजनेस करने के नाम पे जो है ईमेल के माध्यम से जो है उनको वादी को जो झांसा दिया गया था कि आप जो है ये बिज़नेस करिए और इसमें काफ़ी फ़ायदा है, ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। और उस झांसे में वो आ गए और उन्होंने विभिन्न खातों में लगभग 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे, जिसमें हमारी टीम कई दिनों से लगी हुई थी। और उसके बाद से 3 साइबर फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी की गई है। डासना मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ये पत्र उन्होंने रक्त से लिखा है। इसमें लिखा गया है कि वो हमास के खिलाफ इजराइल की तरफ से युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने 1000 सहयोगियों के साथ युद्ध में शामिल होने की अनुमति मांगी है।
हम सभी, मैं और मेरे शिष्य, हम इस लड़ाई में इजराइल के साथ हैं। आज मैंने अपने शिष्यों के रक्त से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी को एक पत्र लिखा है। हम इस लड़ाई को आपके और आपके देश के लिए लड़ना चाहते हैं। हम अर्थात मैं और मेरे शिष्य चाहते हैं कि आपका देश हमें हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ स्वीकार करे और आप हमें अपने देश में बसने की अनुमति प्रदान करें। युद्ध काल में हम आपके साथ लड़ेंगे और जब युद्ध नहीं हो रहा होगा तब आपके देश के विकास और समृद्धि में योगदान देंगे। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। अब से तकरीबन 17 साल पहले नोएडा के निठारी गांव में एक ऐसा कांड हुआ था जिससे पूरे देश में हाहाकार मच गया था। जिसने सुना उसी का दिल दहल गया था। इस घटना में नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म किया गया, उनके अंग पकाकर खा लिए गए। इस केस के 2 आरोपी थे, मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली। निचली अदालत से इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आज उनको बड़ी राहत दी और बरी कर दिया। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने दोनों को 10 महीने पहले फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट चले गए। कोठी नंबर D5, जिसका नाम सुनकर आज भी निठारी वालों के, नोएडा के निठारी गांव में रहने वालों के दम निकल जाते हैं। डर लगता है कोठी D5 का नाम सुनकर उन्हें, क्योंकि इस कोठी में उन्होंने बड़ी विविधताएं देखी। ऐसी घटनाएं D5 में हुई जिन्हें साधारण तौर पर मानव समाज की नहीं कहा जा सकता। इस कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंढेर था, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है। सीबीआई ने निठारी कांड में 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली थी। मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा मिली थी। जो ये पूरी घटना है, ये निठारी की D5 कोठी की है। नोएडा सेक्टर 31 के पास गांव निठारी है, जहां D5 नाम की कोठी मनिंदर सिंह पंढेर ने 2005 में खरीदी थी। घर परिवार उसका चंडीगढ़ में रहता था, लेकिन नोएडा में उसकी फैक्ट्री थी, इसीलिए उसने नोएडा में रहने के लिए अपने एक ठिकाना बनाया। सुरेंद्र कोहली पहले भी चंडीगढ़ में मनिंदर सिंह के साथ काम कर चुका था। बहुत अच्छा कुक था, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाता था और नॉनवेज तो बहुत ही बढ़िया बनाता था। इसी लालच में मनिंदर सिंह ने सुरेंद्र कोहली को नोएडा D5 कोठी पर बुला लिया। कोठी की छत पर बने एक कमरे में सुरेंद्र कोहली रहता था, लेकिन महीने में अधिकांश दिन मनिंदर कहीं ना कहीं टूर पर रहता था और कोठी में सुरेंद्र कोहली अकेला रहता था। 31 अक्टूबर 2006 को अपने घर से एक महिला अपने पति को यह बताकर गई थी कि उसे D5 में सुरेंद्र कोहली ने बुलाया है, वो वहां पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करेंगी, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आई। 24 दिसंबर 2006 को जब D5, जिसे लोग खूनी कोठी कहने लगे थे, के पीछे नाले से पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां बरामद की। जांच के बाद पता चला कि इसमें एक खोपड़ी उस महिला की भी है जो नौकरी की बात कहकर अपने पति से गई थी और लौट कर नहीं आई। महिला एक और गायब थी, जो पहले भी सुरेंद्र कोहली की कोठी में उसके साथ काम कर चुकी थी, उसका भी कुछ अता पता नहीं था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड खुलने के बाद आरोपी कोहली ने कोठी के पीछे गैलरी से काफ़ी सामान बरामद किया, जिनमें लड़कियों के जूते, कपड़े, चप्पल आदि थे। सीबीआई गाजियाबाद विशेष अदालत रमा जैन ने 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र कोहली की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोहली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। सीबीआई की तत्कालीन विशेष न्यायाधीश डॉक्टर A.K. सिंह ने एक कोहली को निठारी के ही दूसरे मामले में 12 मई 2010 को फांसी की सजा सुनाई। तीसरे मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को 28 सितंबर 2010 को फांसी की सजा सुनाई।
2010 के दिसंबर में सीबीआई कोर्ट ने एक और मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2012 को सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश एस लाल ने 5वें मामले में भी सुरेंद्र कोहली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 2016 में सुरेंद्र कोहली को निठारी कांड के 6ठे मामले में फांसी की सजा हुई। 16 दिसंबर 2016 को फिर 7वें मामले में बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म, गला दबाकर हत्या के मामले में कोहली को फांसी की सजा मिली। 24 जुलाई 2017, 8 दिसंबर 2017 को सुरेंद्र कोहली और महेंद्र पंदेर को फांसी की सजा सुनाई गई। इसमें जुलाई वाली तारीख पे पंदेर बरी हुआ था, लेकिन दिसंबर में उसको आरोपी बनाया गया। 2 मार्च 2019 को सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हुई, पंदेर बरी कर दिया गया। 6 अप्रैल 2019 को भी सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हुई, पंदेर फिर बरी किया गया। 15 जनवरी 2021 को सुरेंद्र कोहली को दोषी करार हुआ और मनिंदर सिंह पंदेर फिर से बरी कर दिया गया। निठारी की D5 कोठी में हुआ ये एक ऐसा कांड था जिससे पूरे देश में हलचल मच गई थी। इससे पूरा देश हिल गया था। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर देश के कोने कोने से आवाज़ उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने जांच शुरू की। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी 1 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में इकबाल बयान दर्ज कराए। इस बयान की फोटोग्राफी भी हुई थी। तो ये था खूनी कोठी D5 सुरेंद्र कोहली मनिंदर पंदेर का पूरा चिट्ठा, जिसे अब अदालत ने बरी कर दिया है। इंडिया गठबंधन को लेकर नई नई बातें सामने आती रहती हैं। भाजपा लगातार इंडिया गठबंधन पर बिन दूल्हे की बारात होने की बात कहती रही है, आरोप लगाती रही है। अब इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल इसलिए कि इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में साथ रहने की बात तो होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आमने सामने है। मध्य प्रदेश में अब तक जारी उम्मीदवारों की सूची में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये सीटें दलित, अल्पसंख्यक और यादव बहुल मानी जाती हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वे सीट बांटने वाले होंगे। इसी रणनीति के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसे उनकी दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने रविवार को 144 सीटों पर विधानसभा उम्मीदवार उतारे। उसके 10 घंटे बाद समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इनमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और सपा आमने सामने लड़ रही है। बाकी बची सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अगली सूची में इनके नाम तय कर लिए जाएंगे। सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन अगर है तो विधानसभा चुनाव में दूरी क्यों? अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दूसरे तमाम जो दल हैं उनके कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे तो लोकसभा चुनाव में एक साथ कैसे आ जाएंगे? उसकी मानसिक विचारधारा ही नहीं हो पाएगी। तो अगर यही राजस्थान में भी हुआ, जिसकी चर्चा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के गठ का सामना करना पड़ सकता है, तो निश्चित तौर पर इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। हालांकि विपक्ष के नेता कहते आए हैं, गठबंधन के सभी दल ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अलग है और लोकसभा चुनाव की विचारधारा अलग है। लोकसभा चुनाव में उसका पूरा फोकस पूरे देश में भाजपा को हराना है, इसलिए गठबंधन के नियमों का पालन किया जाएगा। टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा को कौन नहीं जानता? अब वो नए तरीके से चर्चा में है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा दिया है। भाजपा नेता ने महुआ मित्रा के खिलाफ जांच समिति गठित करने, उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग भी उठा दी है। इसके बाद भाजपा और टीएमसी के बीच रणनीतिक घमासान शुरू हुआ है। तो आज चर्चा करते हैं कि आखिर महुआ मित्रा है कौन जिस पर इस तरह के आरोप लगे। महुआ मित्रा का जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हायर एजुकेशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद लंदन की प्रतिष्ठित बैंकिंग कंपनी में नौकरी करने लगी। फिर उसकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इसी दौरान महुआ ने अपनी नौकरी छोड़कर बंगाल की राजनीति से जुड़ने का फैसला कर लिया। लंदन की बैंकिंग नौकरी छोड़ने के बाद महुआ बंगाल लौटी। उन्होंने 2016 में विधानसभा चुनाव में करीमपुर सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2019 में महुआ पहली बार टीएमसी के टिकट पर लोकसभा पहुंची
उन्होंने भाजपा के कल्याण चौबे को करीब 63,000 वोटों से हराया। ये अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने इस बार महुआ पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी सांसद और व्यापारी के बीच नकद और उपहारों का आदान प्रदान हुआ है। अब इस पर राजनीति चल रही है। टीएमसी सांसद महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर एक नई कहानी शुरू हो गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी कर चुकी निक्की हेली ने इस्लामिक देशों पर गाजा से भाग रहे शरणार्थियों के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलने का आरोप लगाया है। हेली ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी ईरान से परमाणु समझौता करने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा इमरान भी हमास को मजबूत कर रहा है। निक्की हेली ने फिलिस्तीनी नागरिकों के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें मासूमों का ख्याल करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आज अरब देश कहाँ हैं, कतर कहाँ हैं, लेबनान कहाँ है, जॉर्डन कहाँ है, मिस्र कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि हम हर साल मिस्र को अरबों डॉलर देते हैं? लेकिन निक्की हेली ये कहती हैं कि ये तमाम इस्लामिक देश जो बात तो करते हैं हमास के साथ देने की, लेकिन गाजा में जो लोग आज प्रताड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, उनको कोई अपने देश के दरवाजे खोलने को तैयार नहीं है। दुनिया के इस्लामिक देशों पर यह बहुत बड़ा आरोप है कि बयानबाजी तो कर रहे हैं समर्थन में, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ वास्तविक पीड़ित है, जिसे घर की, पानी की, खाने की ज़रूरत है, उसके लिए किसी इस्लामिक देश ने अब तक हाथ नहीं उठाया है। हेली कहती हैं कि क्योंकि वो जानते हैं उन्हें अच्छे से रख नहीं सकते। इस्लामिक देश के बारे में उन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि वो गाज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को अपने यहाँ ठीक से रख नहीं पाएंगे, खाना दे नहीं पाएंगे, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे हैं। अरब देश फ़लस्तीन की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं कि क्या सही और क्या अच्छा है। वे गाजा वासियों को अपने आसपास भी नहीं चाहते। हेली ने अनुमान लगाया कि आने वाले दिनों में संकट के लिए इस्लामिक देश अमेरिका पर ही आरोप लगाएंगे। वे इजराइल पर आरोप लगाएंगे, लेकिन इसे लेकर प्रभावित नहीं होना है। निक्की कहती है कि उनके पास हमास को रोकने की ताकत है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस समय इजराइल सही है या फ़लस्तीन पर हमास सही। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो खबर आपके लिए खुशखबरी भरी है। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, फ्लैग फुटबॉल को भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आज इसकी घोषणा की। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले खेलों में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। इनमें क्रिकेट भी है, यानी कि अब आप ओलंपिक में महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट प्रतियोगिता देख सकेंगे। इसके अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी ओलंपिक में जगह दे दी गई है। क्रिकेट में ओलंपिक कार्य को जोड़ने के लिए AOC को भारतीय प्रसारणकर्ताओं से $100 मिलियन की कमाई होने की उम्मीद है। महिला और पुरुष के लिए ओलंपिक टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग लेंगी। ये एक T20 प्रारूप का मैच होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।